गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है क्यूबिकल स्केलेटन नेटवर्क। मतलब कि हमारे पास में एक क्यूब दिया रहेगा जिस क्यूब के हर एक एज पे हमने एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट करके रखा है, और उस क्यूब में किसी भी दो वर्टेक्स के अक्रॉस अगर हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं कई सारे मेथड दूंगा। तकरीबन मैं आपको 4 मेथड बताने जा रहा हूं, और चारों में से जो भी मेथड तुम्हें अच्छा लगे, जो मेथड तुम्हें सिंपल लगे और जिस मेथड के हेल्प से तुम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उस मेथड को आप यूज करो। हर एक मेथड का आपको प्रॉपर रीजन दिया जाएगा। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा है। बच्चों एक बात और ध्यान में रखना कि अगर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको समझ में आ गए तो आपके सेकेंड चैप्टर में जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने में आपको परेशानी नहीं होगी। सिर्फ वहां पे चेंज होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला चेंज होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला चेंज होगा, और ये दोनों ठीक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सीरीज वाले रेसिस्टेंस का फॉर्मूला और पैरेलल वाले कैपेसिटर का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, और एट द सेम टाइम जो पैरेलल में रेसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं उनका फॉर्मूला और सीरीज में जो कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं उनका फॉर्मूला, ये दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनमें से कोई आप एक कर जाओ तो दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स को करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आज का हमारा लेक्चर है हमारा ये क्यूबिकल स्केलेटन नेटवर्क। या इसका दूसरा नाम होता है बच्चे, और क्योंकि क्यूब में या क्यूबॉइड में टोटल कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं, तो इसका दूसरा नाम होता है और 12 वायर रेसिस्टेंस सर्किट। यहां मैंने सर्किट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो क्यूबिकल स्केलेटन नेटवर्क कहते हैं इसे, या 12 वायर रेसिस्टेंस सर्किट भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपके एनसीईआरटी तो कवर हो ही जाएंगे, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ज्यादा से ज्यादा मेथड मैं आज देने वाला हूं, तकरीबन 4 मेथड से इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूं। पहले भी आपके जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व किए गए, वो सिर्फ इसलिए कि आप जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हो, जो भी मेथड आपको सिंपल लगे उस मेथड को फॉलो करो, और जो मेथड आपको कम टाइम में अगर एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है, दैट मेथड इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लो बच्चे, लेट अस स्टार्ट इट। देखो, सपोज हमारे पास में एक क्यूब है। सबसे पहले मैं एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। बहुत सारे बच्चों को ये क्यूब ड्रॉ करने में परेशानी होती है। तो ये रहा हमारा क्यूब।
इस क्यूब के हर एक एज पे एक रेसिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया है जिसका वैल्यू है सपोज R। ये हमारा रेसिस्टेंस है, R ओम का रेसिस्टेंस मैंने इस क्यूब के हर एक एज पे कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, अब इस क्यूब के जो वर्टेक्स हैं, जो वर्टिसेस हैं, उन वर्टिसेस का मैं नेमिंग करने के लिए जा रहा हूं। और जैसा कि हमें पता है क्यूब में टोटल कितने वर्टिसेस होते हैं, टोटल हमारे 8 वर्टिसेस होते हैं। दिस वन इज A, सपोज दिस वन इज B, ये है हमारा C, ये D, ये E, ये F। ठीक है, और रह गया हमारा, इसका नाम G दे देते हैं, और ये है हमारा H। तो इस तरीके से हमने सारे वर्टेक्स का नेमिंग भी कर दिया। क्लियर है? अब देखो बच्चे, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड जो सर्किट है, जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है, उनको सॉल्व करने के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अलग अलग आपको ट्रिक दिए थे। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम का, कि अगर हमारे पास में कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सर्किट है, उस सर्किट में या उस नेटवर्क में हमें कोई 2 पॉइंट दिया रहेगा, उस 2 पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने क्या करना होता था, वहां एक बैटरी कनेक्ट कर देते थे। बैटरी कनेक्ट करने के बाद हम उस बैटरी से करंट को फ्लो करवाते थे, और करंट को फ्लो करवाने के बाद हम चेक करते थे उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में कौन सा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है और कौन सा पैरेलल में। जिसके पास सेम करंट पहुंचेंगे वो सारे सीरीज में हो जाएंगे, और जिनके पास में डिफरेंट करंट पहुंचेंगे दे विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई formula of series combination and parallel combination, and further we simplify the circuit. उसके बाद हमने व्हीटस्टोन एंड ब्रिज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल किया, सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट पे हमने न्यूमेरिकल किया, इक्यू पोटेंशियल वाले पॉइंट पे हमने न्यूमेरिकल किया। तो बेसिक तो यही है कि आपको किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सर्किट दे दे और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए जब भी तुमको कहेगा, तो उस क्वेश्चन में डेफिनेटली 2 पॉइंट तुमको दिए ही रहेंगे कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का जो नेटवर्क है, इसमें किसी 2 पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। वो 2 पॉइंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो 2 पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। अगर मैं यहां पे कह देता हूं कि फाइंड, मैं क्वेश्चन में कह देता हूं कि मैं A और ये E, आपके ज्यादातर एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, एनसीईआरटी में और अदर रेफरेंस बुक हैं उनमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है क्वेश्चन का। आपको कई सारे यूट्यूबर भी मिलेंगे जो आपको सिर्फ ए और ई पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आज कई सारे डिफरेंट वर्टेक्स के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालूंगा, जिसमें सबसे पहला है मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ए और ई के बीच में। ठीक है, तो देखो यहां हमें, ये मेरा मेथड नंबर 1 है, इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दिस इज आवर मेथड नंबर 1। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालना है, ए और ई के अक्रॉस निकालना है। इसका वैल्यू कितना होगा, क्लियर है? तो अब जैसे पहले करते थे हम, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट के अक्रॉस अगर आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर बच्चे निकालना है तो आपने क्या करना होता था कि उस दोनों पॉइंट के अक्रॉस आप एक बैटरी कनेक्ट कर लेते थे। अब ए को मैंने क्या करना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पहला वाला जो पॉइंट है जिसका नेमिंग मैंने ए कर रखा है, इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो सेकेंड वाला है इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। एक एक टर्म को क्लियर करते चलना, ठीक है? कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो आपको रटने लायक मैं छोड़ूंगा। मैं पहले भी प्रॉमिस करता हूं कि क्लास में पढ़ाया हुआ कोई भी चीज आपको रटने का जरूरत नहीं है, क्लियर है? तो चलो बच्चे, अब हम क्या करते हैं,
जब मैंने ये सिखाया था ये मेथड, वेरी फर्स्ट लेक्चर था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का, सॉरी इट वाज सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर तो मैंने सिंपल पढ़ाया था आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सेकंड था हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट इन अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सर्किट। तो वो लेक्चर आप जाकर के देख भी सकते हैं। यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, सपोज करो आई, ठीक है, यहां से करंट निकला आई। अब ये करंट यहां पे आकर के जैसे पहुंचेगा तो यहां पे करंट को कितने पाथ दिखेंगे डिवाइड होने के लिए? 3 रास्ते दिख रहे हैं करंट को डिवाइड होने के लिए, और तीनों रास्ता में रेसिस्टेंस जो है तीनों पाथ का, चाहे ये पाथ ले लो, चाहे ये पाथ ले लो, चाहे ये पाथ ले लो, तीनों पाथ का रेसिस्टेंस सेम है। इसका मतलब है कि करंट जो है वो इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। आप मेरा पहला लेक्चर देख लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया वहां पे जाकर के देख लो। और ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको सॉल्व करके भी मैं प्रूव कर सकता हूं, लेकिन इतना आसान है कि इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इस वर्टेक्स से या क्यूब का या क्यूबॉइड का कोई भी एक वर्टेक्स से हमेशा जब भी कनेक्टेड होगा तो 3 एज कनेक्टेड होगा, 3 एज, 3 साइड्स, एज कह लो चाहे साइड्स कह लो। तो ए से भी कितना साइड कनेक्टेड है? ए बी, ए सी और ए जी, और तीनों में रेसिस्टेंस सेम है, तो ये करंट इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा। अब बच्चे यहां पे मैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के सॉल्व करने की सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो, इसलिए मैं यहां पे क्या करता हूं कि ये करंट आई नहीं लेकर के मैं सपोज इस करंट का नाम दे देता हूं 3i। आई थिंक इट इज नॉट क्लियर, सो ड्रॉप दिस मार्कर। मैंने इस करंट का नेम दे दिया, ये जो करंट यहां से निकला है ये करंट का मैंने नाम दे दिया 3i। ये 3i करंट आया और ये 3 पार्ट में डिवाइड होना है, तो AB के तरफ चला जाएगा I, क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रहा है। इस तरफ कितना आ जाएगा बताओ? इस तरफ भी कितना आ जाएगा? I, और इस तरफ भी कितना आ जाएगा? इस वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में भी कितना पहुंच जाएगा? ये I करंट आ, क्लियर है? ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा बच्चे? तो देखो अब ये गेन, ये आई जब इस C पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहां से इसको डिवाइड होने के 2 रास्ते दिखेंगे, कुछ करंट इस तरफ आएगा और कुछ करंट यहां इस तरफ जाएगा। तो यहां कैसे डिवाइड होगा? देखो यहां पे करंट 2 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों पाथ में इक्वल रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। तो यहां आ जाएगा I/2 और इस वाले में भी आ जाएगा I/2। अगेन ये I/2 यहां से आया, फिर से देखो ये AG ब्रांच में कौन सा करंट आ रहा? I करंट आ रहा है। फिर ये इस वर्टेक्स पे पहुंचेगा, इसको 2 पाथ दिखेंगे और दोनों पाथ में ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगेन इसमें आ जाएगा I/2 और फिर से इसमें आ जाएगा I/2। क्लियर है? इस R को, ये रेसिस्टेंस का नेमिंग है, ये मैं नीचे कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। अब यहां से I/2 D पॉइंट को अप्रोच कर रहा है और ये I/2 भी D पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, ये दोनों मिल जाएंगे और I/2 प्लस I/2 कितना करंट इस वाले में चला जाएगा? ये D पॉइंट पे I/2 यहां से पहुंच रहा है और I/2 यहां से अप्रोच कर रहा है, ये दोनों मिल करके I/2 प्लस I/2 कितना हो जाएगा? I करंट। अभी देखो, अब यहां पे I पहुंच गया, चलो देखते हैं बच्चे। अब देखो ये I यहां आ रहा था, ठीक, ये I जब यहां पे पहुंचेगा तो देखो ये अब कितने पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा? इस तरफ चला जाएगा I/2 और अगेन इसमें भी चला जाएगा I/2 आ जाएगा। अब देखो ये I/2 और ये I/2 कितना हो जाएगा? C से आने वाला I/2, ध्यान से देखना, और ये वाला I/2, ये दोनों मिल करके ऊपर कितना आ जाएगा? I, और ये ऐसे करके आएगा और E पॉइंट से यहां पे पहुंच गया ये I। अब ये I/2 F पे पहुंचेगा
और ये G से जो I/2 आ रहा था वो भी F पे पहुंचेगा। नेट करंट इस डायरेक्शन में कितना निकल जाएगा, अगेन I। ठीक है, इधर से I, इधर से I, मतलब E पॉइंट से, E जो हमारा वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से हमारे 3 एज कनेक्टेड है, EF, ED और EH। तो इसमें भी I आ रहा है, इसमें भी I आ रहा, इसमें भी I आ रहा, और ये तीनों मिल करके नेट कितना करंट बैटरी के पास अगेन पहुंच जाएगा, बैटरी के पास अगेन हमारा 3I करंट पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैंने एक बात आपको बताई थी बच्चे, कि जब कभी भी आप बैटरी वाला मेथड को फॉलो करते हो तो बैटरी वाला मेथड को फॉलो करने के ऐसे न्यूमेरिकल्स में आप सबसे पहले ध्यान क्या दो कि अगर आपको किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में अगर किसी 2 पॉइंट के अक्रॉस अगर आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है और आपने दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल यानी एक बैटरी को कनेक्ट किया और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट को सर्कुलेट करवाओगे और पूरे सर्किट में वो करंट सर्कुलेट होने के बाद फाइनली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे उतना ही करंट पहुंचना चाहिए। 3I करंट निकला, मैंने सर्कुलेट करवाया, सर्कुलेट करवाने के पास अगेन कितना करंट नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच रहा है, 3I। पॉजिटिव से निकला कितना था, 3I करंट वाज इमिटेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल एंड अगेन negative terminal collected how much amount of current, this is 3I current is collected by negative terminal of the battery। क्लियर है? तो ये था हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मैं इस तरीके के क्वेश्चन को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से सॉल्व करूंगा। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैं क्यों निकाल रहा हूं, देखो हमारा इंटेंशन क्या है, इस सर्किट में इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, और इस दोनों पॉइंट से मैंने एक पोटेंशियल का सोर्स कनेक्ट करके रखा है। आई बात समझ में? देखो ऐसे समझो, इस A और E के अक्रॉस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कुछ तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का आंसर आया होगा। ये A और E, ये जो हमारे 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट है हमारा A और ये है सपोज पॉइंट हमारा E। ये जो 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कुछ तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया होगा। सपोज उसका नेमिंग मैंने कर दिया है R इक्विवेलेंट, और दिस A एंड E इज कनेक्टेड बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल दैट इज क्या है, V। ठीक है, और मुझे ये अगर फाइंड करना है R इक्विवेलेंट, तो ओम्स लॉ हम लगा सकते हैं। यहां से कितना करंट निकल रहा है, नॉट I करंट, 3I करंट निकल रहा। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं अप्लाइंग ओम्स लॉ। क्या लिख सकते हो बच्चे, V इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ, IR, करंट कितना जा रहा है 3I इंटू R इक्विवेलेंट। लिख सकते हैं यहां से क्या लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन 3I। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो अब देखो, अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तुम्हें, तो अब तुम्हें क्या क्या चाहिए क्वेश्चन में, V चाहिए और 3I चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं V का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, V का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं मैं, क्योंकि यहां पे सारे रेसिस्टेंस के वैल्यू अननोन है, इसीलिए I का वैल्यू तो हम फाइंड कर नहीं सकते हैं। वो क्वेश्चन में अगर आपको दिया है तो सो मच सो बेटर, और हम V का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी आपके पास में कोई सर्किट या नेटवर्क हो, रेसिस्टेंस से रिलेटेड हो चाहे कैपेसिटर से रिलेटेड हो, कैपेसिटर अभी हमने नहीं किया इसीलिए मैं अभी लेक्चर को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हुए उस पर अभी कोई फर्दर मोर डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ अभी हम फोकस करते हैं रेसिस्टेंस पे। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर रेसिस्टेंस किसी भी क्लोज पाथ या क्लोज सर्किट में कनेक्टेड है तो उस सर्किट के किसी भी अननोन पैरामीटर का वैल्यू, आइदर रेसिस्टेंस और करंट और पोटेंशियल, यही 3 पैरामीटर आपको पूछे जाएंगे। तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। कोई भी अननोन पैरामीटर को किसी भी क्लोज्ड सर्किट में
किसी भी क्लोज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में फाइंड करने के लिए सबसे बेहतर जो तरीका है, जो लॉ हमें बताया गया है, मैंने पढ़ाया भी है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो उसको अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हमें एक ऐसा लूप खोजना है, एक ऐसा क्लोज पाथ खोजना है जिस क्लोज पाथ में ये जो हमारा पोटेंशियल भी है, इसे ही फाइंड करना है ना, ये भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो हमारे पास कई सारे पाथ है बच्चे। यहां से चलो, ये ए बी एफ ई और अगेन हम यहां पे पहुंच गए। एक पाथ, टोटल कितने पाथ आएंगे? 3 पाथ ही आएंगे। कैसे? जब ए पॉइंट पे तुम पहुंचोगे तो ए पॉइंट से टोटल कितने रास्ते निकल रहे हैं? एक ये, हाँ, और एक ये वाला। तो आपको 3 लूप मिल जाएंगे। यू विल गेट 3 लूप्स। 3 लूप तो डेफिनेटली मिलेंगे। तो चलो कोई भी एक लूप ले लो, तुम्हारा जो मन करे वो लूप ले लो। ये ऐसा नहीं है कि बुक में जो लिखा हुआ उसको रटना है। अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। कौन सा लूप ले लो? जो तुम बोलो वही लूप में लेता हूं। सपोज करो मैं ये लूप ले लेता हूं, ए सी एच ई, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, जो मन करे वो लूप। यहां से 3 लूप तो क्लियरली दिख रहे हैं। ये पॉइंट से यहां तक पहुंचने के कितने रास्ते निकल रहे हैं? 3 ही तो रास्ते निकल रहे हैं, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ। चलो लूप का नाम बोलो, ए सी एच ई, ठीक है, और अगेन फिर से हम कहां पे पहुंच गए? ए सी एच ई, और ये घूम करके यहां पॉइंट का नेमिंग कर लो, चाहे ए पे वापस पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस लूप में हमें करना क्या है? इस लूप में हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। क्लियर है बच्चे? नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस लूप। चलो देखो अप्लाई करते हैं। निगेटिव से पॉजिटिव क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। चलो ए से सी जा रहा है, करंट भी हमारा ऐसे ही जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट भी हमारा ऐसे ही जा रहा है, हाँ, करंट भी ऐसे जा रहा है और हम भी ए से सी के तरफ जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो कौन सा साइन ले लेंगे? माइनस साइन। माइनस करंट कितना है? I इंटू आर। अगेन सी से एच, करंट भी ऐसे जा रहा है और हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो माइनस करंट कितना है इस वाले ब्रांच में? I/2, तो IR/2। अगेन एच से ई के तरफ, तो करंट कितना जा रहा? I करंट जा रहा एच से ई के तरफ। लूप और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो -IR। ठीक है, अब अगेन फिर एच के बाद ई पे हम पहुंच गए और ई से घूम करके वापस यहां आ गए, तो बीच में तो और कुछ नहीं लगा हुआ बच्चे, तो यहां पे हो गया समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे, अब इसको सॉल्व करो, यहां से v का वैल्यू निकालना, तो v इज इक्वल टू, सबको उस तरफ भेज दोगे तो 2IR, ठीक है, 3 तो 5IR/2, ठीक है, ठीक है बच्चे। चलो देखो, तो v का वैल्यू आ गया। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, ठीक। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगर आप इस दोनों इक्वेशन को देखते हो, सेकंड वाले इक्वेशन से v का वैल्यू उठा करके अगर मैं उसमें पुट कर दूं, v का वैल्यू निकल गया हमारे पास में। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, या तो यहां से भी v का वैल्यू निकाल लो, और 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का जो है वो LHS LHS सेम होगा, तो RHS को इक्वेट कर लो।
कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स है, अपना ब्रेन को जितना यूज कर सकते हो करो। फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल ही नहीं है, सपने में भी मत सोचना, ठीक है। तो मैं यही करने वाला हूं यहां पे, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट वाले में अगर मैं पुट करता हूं तो क्या मिलेगा हमारे पास में, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो 5IR अपॉन 2, ठीक है, 5IR अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई 3I, तो 3I यहां पे आ जाएगा, ये I से I कट जाएगा, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास में, 5R अपॉन 6, ठीक है बच्चे। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो पहले पूरा सॉल्यूशन को देख लो अच्छे से। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आपके पास में क्यूबिकल स्केलेटन नेटवर्क है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक क्यूब दिया हुआ है, उस क्यूब के हर एक एज पे अगर आइडेंटिकल रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ये बात ध्यान में रखना, इसके हर एक एज पे, टोटल कितने एज होते हैं क्यूब में, टोटल कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं, 12 एज, ठीक है, 12 एज होते हैं। तो इसके हर एक 12 एज पे, 12 एजेस पे अगर आइडेंटिकल इक्वल वैल्यू के रेसिस्टेंस अगर कनेक्टेड है, तब आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे और इजी वे में, और आपको डायगोनली अपोजिट अगर देखा जाए तो ए और ई, ये दोनों पॉइंट जो है वो ठीक डायगोनली अपोजिट पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा डायगोनली अपोजिट पॉइंट, कोई भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट, डायगोनली अपोजिट पॉइंट यहां कौन कौन सा है, बी और डी, और कौन सा है, ए और ई। अगर ऐसे डायगोनली अपोजिट पॉइंट, या फिर ये जी और एच, ठीक है, ये भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, एक तो बी और डी मैंने बोल दिया, ठीक है। तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट, ठीक है, डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस अगर आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स इन अ क्यूब फॉर आइडेंटिकल रेसिस्टेंस इज गिवन बाय 5R अपॉन 6। इसको समरी बना करके भी लिख लेना, ठीक है, इसको याद कर लो फॉर्मूले को, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेकिन कंडीशन है बच्चे कि वहां पे सारे रेसिस्टेंस आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होगा तो इस मेथड को अप्लाई करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मेथड से सॉल्व जरूर हो जाएगा लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चे, उसके बाद आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि ये करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर यहाँ अलग अलग वैल्यू के रेसिस्टेंस लगे होंगे तो आपको करंट को डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी, और वही सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी है, बाकी सारा मेथड सेम होगा। अगर आप सर्किट में करंट को डिवाइड कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज दिस मेथड विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूबिकल स्केलेटन नेटवर्क फॉर डिफरेंट रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एज। तो इसको पॉज करके पहले लिख लो, ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द फोन स्क्रीन और नॉट। चलो बच्चे क्लियर है। तो लिख लिया, तो मैं यहां एक समरी भी आपको दे देता हूं। वो क्या है, अब अगर यहां पे क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ दे कि अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू ऐसे प्रॉब्लम में डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है और हर एक एज पे रेसिस्टेंस 1 ओम का कनेक्टेड है या 2 ओम का कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में डाल दो 5 × 1/6, ये R है, ठीक है।
क्लियर है बच्चे? चलो, तो अब मैं एक लाइन यहां पे लिख देता हूं। देखो ध्यान से, कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस between any two diagonally opposite points in a cube in which identical resistance are connected across its edges will be 5R/6। मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालना हो कोई भी दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट, डायगोनली अपोजिट कौन सा हो गया? क्यूब एक 3D फिगर है, इसका डायगोनली अपोजिट पॉइंट डायगोनल बीच से ड्रॉ करोगे, इमेजिन करो, फील करो, ए से ई, चाहे तुम ये ले लोगे डी से बी, ये दो डायगोनल हो गए इसके, आई बात समझ में? तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो, लेकिन कंडीशन है कि इसके हर एक एज पे आइडेंटिकल रेसिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो। यहां हर एक रेसिस्टेंस जो इसके एज पे कनेक्टेड है, वो सारे रेसिस्टेंस 12 एज होते हैं और 12 के 12 एज पे हमने आइडेंटिकल रेसिस्टेंस लगाया है। अगर यहाँ डिफरेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा तो इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन मैं आपको महज 30 सेकेंड में इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक देने वाला हूं, जो मेथड नंबर 2 मेरा बताएगा, ठीक है? और उसमें आप अलग अलग डिफरेंट रेसिस्टेंस भी अगर लगे हुए हैं किसी भी क्यूब के एज पे, तो आप उस मेथड को अप्लाई करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो इसको पॉज करके लिख लो। शैल आई इरेज इट? चलो पॉज करके लिख लो बच्चे। और साथ के साथ एक चीज और ध्यान देना कि अगर इसी क्यूब के हर एक एज पे अगर रेसिस्टर के जगह कैपेसिटर अगर लगा हो, तो भी सेम मेथड आप फॉलो करोगे, बस वहां पे चेंज होना है तो आप फॉर्मूला चेंज होना, और कुछ नहीं चेंज होना है। कि जहां पे आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वहां भी लगेगा, बस ध्यान में ये रखना, अगर सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो वहां पे सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। कैपेसिटर इन सीरीज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड नंबर ऑफ कैपेसिटर जितने भी हैं। पैरेलल में आपका फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड मेनी मोर। तो शैल आई इरेज इट? ओके, ठीक है बच्चे, चलो तो इरेज किया जाए इसको।
चलो बच्चे, अब मैं आपको इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 देने जा रहा हूं, सेकेंड मेथड। और इस मेथड से आप अगर अलग अलग रेसिस्टेंस भी कनेक्टेड है तो भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चेक किया जाए। सबसे पहले क्यूब को ड्रॉ करो। इस बार कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा क्यूब ड्रॉ। छोटा क्यूब में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि हर एक एज के क्रॉस एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर लिया है। यहां भी मैं आइडेंटिकल रेसिस्टेंस ही ले रहा हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि पिछले वाले मेथड से जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इस मेथड से करूंगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। सिर्फ इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो अगर रेसिस्टेंस आइडेंटिकल नहीं है तो भी। नॉन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है, यानी हर एक रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर डिफरेंट है तो भी आप इस मेथड को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब इसमें भी वही करते हैं। ये 2 पॉइंट है हमारा। सबसे पहले पॉइंट का नेमिंग कर लो, ए बी सी, उसके बाद ये डी ई एफ जी एंड दिस वन इज एच। ठीक है, तो सारे वर्टेक्स का मैंने नेमिंग कर दिया बच्चे। ठीक है, अब नेमिंग करने के बाद वही करते हैं हम लोग। हमें फाइंड करना, फाइंड रेसिस्टेंस ये ए और जी के अक्रॉस। अगेन ये कौन सा पॉइंट है? डायगोनली अपोजिट पॉइंट है। अरे क्यूब के डायगोनल पे है ये पॉइंट लगा हुआ, इसका ठीक अपोजिट ये वाला पॉइंट होगा। 3D फिगर है, अंदर से देखो। ठीक है, चलो देखो, या कभी मॉस्क्यूटो नेट में सो करके फिल कर लेना कि कौन सा, क्योंकि मॉस्क्यूटो के अंदर जब आप मॉस्क्यूटो नेट के अंदर जब भी आप सोते हो तो वो बिल्कुल एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अगर उसका हर एक एज अगर इक्वल लेंथ का है तो क्यूब बन गया, अदरवाइज तो क्यूबाइडिकल मॉस्क्यूटो नेट तो नॉर्मली घर में देखा ही जाता है। तो चलो देखो, ए और जी के क्रॉस निकालना है हमें। सबसे पहले देखो यहां पे ए पॉइंट लिया मैंने, सॉल्यूशन अब मैं यहां देने जा रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। ये ए पॉइंट मैंने लिया, यहां से देखो इस ए पॉइंट से टोटल कितने पाथ कनेक्टेड है। और अगर बैटरी वाला मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या करते थे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट कर देते थे और जो दूसरा पॉइंट है इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे। यही होता था। मैं पूरा खींच करके नहीं बना रहा हूं, बैटरी लगा के नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ मैंने बता दिया कि ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल वेयर जी पॉइंट इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल। अभी ठीक प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने किया था, यही करा था। और बैटरी के पॉजिटिव एंड से अगर आप करंट को इसमें सर्कुलेट करवाओगे तो ऑब्वियस है करंट यहाँ पे डिवाइड करेगा। और करंट जब 3 पाथ में डिवाइड करेगा, जहां करंट डिवाइड हुआ, जिस 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट डिवाइड होता है, ये लाइन सुनना, लोगों के मन में कई बार मिसकॉन्सेप्शन होता है, डिफरेंट करंट, वो तो है ही, डिवाइड करेगा तो डिफरेंट भी जा सकता है और सेम भी जा सकता है। जैसे देखो जैसे ये V वोल्ट का बैटरी है, अगर मैं यहां से I करंट अगर बच्चे निकालता हूं इस पॉइंट पे,
इन दोनों पाथ का रेसिस्टेंस अगर सेम है तो करंट दोनों में तो सेम जा रहा है। तो ये मत सोचना करंट सेम जा रहा है तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। करंट सिर्फ डिवाइड हो गया ना, करंट दो पाथ में डिवाइड हो गया इस दोनों रेसिस्टेंस के लिए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। करंट डिवाइड हो गया तो पैरेलल है, करंट डिवाइड नहीं हुआ तो सीरीज है। डिवाइड होने के बाद इक्वली डिवाइड करें चाहे अनइक्वली डिवाइड करें, करंट डिवाइड कर गया, ये आई करंट दो पार्ट में डिवाइड किया ना रे, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। डिवाइड जो है वो इक्वली भी हो सकता है और अनइक्वली भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि इस दोनों ब्रांच में इक्वल रेसिस्टेंस लगे हुए हैं या फिर अनइक्वल रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। आप वेरी फर्स्ट लेक्चर मेरा देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का, जहां मैंने सिखाया है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो डिराइव किया है, वहां पे जाके देखो, इस चीज का मतलब समझ में आ जाएगा और बहुत बेसिक सा चीज है। तो ये कई बार मिसकॉन्सेप्शन बच्चों में रह जाता है, तो इसको देख लेना। पैरेलल में करंट डिवाइड करता है और सीरीज में करंट डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा इसीलिए सेम करंट जाता है। डिवाइड करता है तो इक्वली करंट भी डिवाइड हो सकता है और अनइक्वली भी हो सकता है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। जैसे अगर यहां पे देखो, इस ए पॉइंट से 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। पीछे वाले थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे की तरफ जाओ, तो इसमें भी करंट आई आया था। अगर यहां से 3i करंट हम देंगे तो इसमें भी करंट आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट से 3 एज कनेक्टेड है और तीनों एज में इक्वल रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। ए पॉइंट से 3 एज कनेक्टेड है और तीनों एज में इक्वल रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, इसीलिए इधर भी आई आएगा, इधर भी आई और इधर भी आई। अब कोई ये मत सोच लेना ये तीनों सीरीज में, करंट यहां पहुंच के डिवाइड कर गया मतलब तीनों पैरेलल में। बात आई समझ में? अरे करंट इधर भी क्या आएगा, 3i आएगा, आई, और इस वाले में भी कितना आएगा, इस वाले में भी आई करंट पहुंचेगा। तो AC में भी आई, AE में भी आई और AB में भी आई, लेकिन करंट ए पॉइंट से डिवाइड हुआ है ना। अब इक्वली डिवाइड हुआ या अनइक्वली डिवाइड हुआ वो मेरा बात नहीं है, उस पर हमें फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है कि करंट डिवाइड हो गया ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से जुड़े हुए 3 जो एज हैं, ए वर्टेक्स ए से जुड़े हुए तीनों एज, ये तीनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। एक एक पॉइंट को क्लियर करो। चलो इतना तो यहां पे करने का जरूरत भी नहीं है। ये सिर्फ मैं समझा करके वीडियो को लेंथी बना रहा हूं और कुछ नहीं है, लेकिन आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इस बात पे हमेशा फोकस्ड रहना। चलो बच्चे अब देखते हैं। देखो तो ए पॉइंट से यहां पे 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ये कभी भी सीरीज में तो होंगे नहीं। ये ए पॉइंट है, इससे 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, ये तीनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। दिस वन इज आर, दिस वन इज ऑल्सो आर, दिस वन इज ऑल्सो आर। ठीक है। अगेन अब हमारा एक जी पॉइंट है, इसी दोनों के क्रॉस निकालना है ना। अब जी को देखो, मैंने कहा था बैटरी से जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। अगर मैं ए और जी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना, तो मैं यहां बैटरी कनेक्ट किया हूं, तो जितना करंट ए पे इंटर किया जी पे उतना ही करंट आपस में फिर से मिलेगा और वापस जी के थ्रू निगेटिव टर्मिनल पे उतना ही करंट पहुंचेगा। अगर यहां से 3i गया तो यहां भी 3i ही निकलेगा। तो यहां से और यहां से इस तीनों से अलग अलग करंट आएंगे और तीनों यहां पे मिल जाएंगे। वही बात है सिमेट्रिकली, ये सब सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अगर यहां से I डिवाइड हुआ तो यहां भी I और I, वहीं पे रेसिस्टेंस अलग अलग होते तो करंट भी डिफरेंट हो जाता। तो ये तीनों भी किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, सीरीज में मत सोचना। आई बात समझ में? तो लो लगा लो यहां पर भी।
ये जी पॉइंट, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब देखो अब कौन कौन सा कनेक्ट हो गया। ये बात क्लियर हुआ ना कि करंट इक्वली डिवाइड करे या अनइक्वली डिवाइड करे। करंट सिर्फ जिस पॉइंट पे पहुंच के करंट डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट से कनेक्टेड हर एक एज आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। ए पॉइंट से जुड़े हुए जितने भी एज है, अगर यहां पे करंट डिवाइड हुआ है तो ये तीनों एज आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। वेदर द करंट इज डिवाइडिंग इक्वली और इट इज डिवाइडिंग अनइक्वली, दैट डजंट मैटर, क्योंकि डिवीजन इक्वली भी हो सकता है। मान के चलो मेरे पास में 10 रुपए हैं और मुझे 2 बच्चों में डिवाइड करना, वो मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता कि मैं 5-5 में डिवाइड करूं या 4-6 में करूं या 3-7 में करूं, दैट डिपेंड्स अपॉन मी। पैसा मेरी मर्जी होगी ना। चलो देखो, अब देखो यहां पे अब कौन कौन से तुमने कनेक्ट कर लिए। ये देखो, ये 3 तुमने कनेक्ट कर लिए और यहां से तुमने कितने कनेक्ट कर लिए, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये वाला 3 कनेक्टेड हो गया, दिख रहा है 1, 2 और ये 3। सिमिलरली यहां पे कौन कौन सा कनेक्टेड हो गया, ये 3 कनेक्टेड हो गए, 1, 2, 3, तो 3, 3, 6 हो गए। अब रिमेनिंग कितना बच गया, 6। तो देखो कौन कौन सा बच गया, ये 3 और कौन सा बच गया तुम्हारा 1, 2, 3। ध्यान से देखो, इस तीनों को देखो, इसको और इसको, ये H वर्टेक्स से कनेक्टेड, ये H से और ये इधर E से। कभी भी इस वाले ब्रांच में, ये वाले ब्रांच में और ये वाले ब्रांच में सेम करंट आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। करंट डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे नोड या जंक्शन, यहाँ भी नोड या जंक्शन, इस वाले में और इस वाले में बच्चे करंट कभी नहीं डिवाइड, सॉरी कभी भी करंट सेम नहीं आएगा। सिमिलरली अगर इसमें देखते हो तो ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस, कभी भी इसमें करंट जो है वो सेम नहीं आएगा। इसमें कुछ और करंट आएगा, इसमें कुछ और, मतलब करंट डिवाइड करेगा। इक्वली भी हो सकता है, अनइक्वली भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ये चीज मैं आपको पीछे क्लियर कर दिया। तो ये 3 जो बच गए इधर और ये 3 जो बच गए इधर, 1, 2 एंड 3। देखो कोई भी करंट यहाँ पे जो आएगा ना, आई करंट, ये 2 भाग में डिवाइड होगा। आई यहाँ पे डिवाइड हो गया I/2, पीछे देख लेना जाकर के प्रीवियस में। तो ये 6 के 6 आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, ये 6 के 6 तुम्हारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। 4, 5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारे कनेक्टेड हो गए देखो, और ये सारे रेसिस्टेंस R ओम के हैं। आप समझ ही रहे होगे। हो गया, अब तो सर्किट सॉल्व हो गया बच्चे, नहीं हो गया? नहीं हो गया सॉल्व, या अब और कुछ बताना है? इसमें तो और कुछ नहीं रह गया। देखो ए पॉइंट से करंट डिवाइड हुआ, तो ये ए पॉइंट से कौन कौन सा एज कनेक्टेड है, ए बी, ए सी और ए ई। क्वेश्चन है 30 सेकेंड का ही, इस मेथड से सॉल्व होगा। बस मैं बता रहा हूं एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। ए सी, ए बी और ए ई, ये ए पॉइंट से कनेक्टेड है। ए पॉइंट पे जो भी करंट आएगा करंट डिवाइड कर जाएगा। सिमिलरली यहां पे सारा करंट जो है वो
जी पॉइंट पे जब अप्रोच करेगा तो जी पॉइंट से कनेक्टेड जितने भी हैं वो सारे तुम्हारे कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जी पॉइंट से अलग अलग रास्ता है ना, अलग अलग रास्ते से करंट आएगा। और जैसे ही पाथ डिफरेंट हुए, ज्यादा पाथ हुए किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड, जितने भी डिफरेंट पाथ होंगे वो सब हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, पैरेलल में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। रिमेनिंग बच गए ये 3 और यहाँ पे 1 2 3, तो ये भी डिफरेंट नोड या जंक्शन से कनेक्टेड है, तो ये कभी भी सीरीज में नहीं होंगे, पैरेलल में होंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा बताओ। अब मैं इसको एक एक स्टेप करके सॉल्व नहीं करूंगा। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, 3/r यानी कि r/3, ये r/6 है 6, और वो r/3। ये जी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ए से करंट इंटर करेगा और जी से करंट लीव करेगा। यही ना करते हो आप, बैटरी वाला मेथड आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। तो R अक्रॉस AG क्या हो जाएगा, r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, कितना हो जाएगा बताओ। LCM 6, 2r प्लस 5r/6, यही आंसर पीछे आया था बच्चे। तो देखो यही आंसर हमें पीछे आया था, ठीक है। अब इसी में अगर तुमको दे दे अलग अलग रेसिस्टेंस अगर कनेक्टेड है तो भी ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफिशियंट मेथड है। इस मेथड से अगर मैं ये सारे रेसिस्टेंस के वैल्यू भी अगर मैं चेंज कर देता हूं तो आप आसानी से मेथड नंबर 2 से अगर नॉन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस अगर क्यूब के हर एक एज पे कनेक्टेड है तो भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, और आइडेंटिकल है तो भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने इस तरीके के डायगोनली अपोजिट पॉइंट, किसी भी क्यूब के डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। पहले भी मैं कई मेथड बताता हूं, जो मेथड तुम्हें अच्छा लगे, जिस मेथड से तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो, अप्लाई दैट मेथड, सॉल्व द प्रॉब्लम। और देखो जिस मेथड से एक्यूरेटली आंसर विथ स्पीड तुम अगर कैलकुलेट कर लेते हो, यूज दैट मेथड फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो पॉज करके बच्चे पहले लिख लो। ठीक है, लिख लिया। तो अभी क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क पे अभी हमने डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना सीखा है। मैं और भी कई सारे वर्टेक्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना आपको बताऊंगा, और अभी इस पे सीरीज चलेगा, कम से कम और 3 लेक्चर और आएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आपके ही लिए है, मैं बार बार कहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के अपना डाउट बताएं मुझे। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।